हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम BHDE 101 जो कि हिंदी गद्य है उसका कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों का तैयारी करके जाते हैं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए यही प्रश्न, तो आप ये प्रश्न तैयार आपका रहेगा तो आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग के लिए लाए हुए हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट आपको पूरा वीडियो देखने के बाद करना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो क्या आपको क्या अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में वो हम आपको साफ सुथरा करके बताने का प्रयास करेंगे। आइए आज के वीडियो में हम दो प्रश्न देखेंगे। पहला तो ये प्रश्न है और दूसरा एक और प्रश्न है। दोनों प्रश्न को देखेंगे और दोनों प्रश्न आपको एक प्रश्न जो है 10 नंबर का आता है। तो ये दो प्रश्न देख के जाते हैं तो आपका 20 नंबर का तैयारी हो जाएगा। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। आइए देखते हैं। देखिए, कौमुद महोत्सव एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। कौमुद महोत्सव जो है वो इसका सार जो है अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत अच्छे रोचक तरीके से हम आपको बताएंगे। और आपको यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस कुमुद महोत्सव का यदि सार बोलेगा लिखने के लिए आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, आइए जानते हैं इसको। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव एकांकी का आरंभ कुसुमपुर के नए समाहर्ता वसुगुप्त और अंतपाल यशोवर्मन का सम्राट चंद्रगुप्त के कुसुमपुर में आगमन के समय जनता के उल्लास और उत्साह की चर्चा करने से होता है। देखिए, ये कौमुद महोत्सव जो है ये रिलेटेड है चंद्रगुप्त से और चाणक्य से। जब चंद्रगुप्त जो है अपना गुप्त साम्राज्य का स्थापित करता है नंद वंश को हरा के, तो वहाँ के जनता से को लगता है, चंद्रगुप्त को ऐसा लगता है कि वहाँ का जनता चंद्रगुप्त से रुष्ट है, तो उनको खुश करने के लिए ये कौमुद महोत्सव का आयोजन करवाना चाहता है ताकि जनता का प्रेम उसे मिल सके। पर वहाँ पे क्या क्या होता है और ये मतलब कौमुदी महोत्सव जो है चंद्रगुप्त को मारने का भी एक प्रयास करता है और चाणक्य कैसे बचाता है, इन सारी चीज़ों की सार यही मतलब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चर्चा करने से होता है। यद्यपि यशोवर्मन को संदेश है कि जनता में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें नंद के प्रति स्वामी भक्ति हो तथा जो, देखिए, नंद वंश को हरा के चंद्रगुप्त अपना गुप्त वंश का स्थापित किया था। तो नंद वंश जो था इससे पहले, तो उनको लग रहा था कि कुमुदी महोत्सव में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो नंद के प्रति स्वामी भक्ति रखता हो, ठीक है, हो तथा जो चंद्रगुप्त के विरोधी हो। फिर सम्राट और कार्यांतिक पुष्पदंत का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त को कुसुमपुर की जनता के व्यवहार में शौर्य और तेजस्विता का अभाव दिखाई देता है। नंद की विलासिता और अराजकतापूर्ण शासन के स्थान स्थान पर चंद्रगुप्त, देखिए 2 बार स्थान हो गया है, इसको कर लेना, कहीं खुद से लिखने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप लोग भी इसको करके चलिए। देखिए, अराजकतापूर्ण शासन के स्थान पर चंद्रगुप्त सुशासन की व्यवस्था और जनता के सुख संपन्नता को स्थापित करना चाहता है। चंद्रगुप्त ये नहीं चाहता है कि नंद वंश में जो जनता का शोषण हो रहा था मेरे शासन में भी वो हो, तो इनको मतलब खुश रखने के लिए कुमुदी महोत्सव का आयोजन करता है। आइए इसकी आगे देखते हैं।
इसकी शुरुआत वह कुमुदी महोत्सव नामक राजनीतिक पर्व के आयोजन से करना चाहता है, जिसमें शासक वर्ग तथा जन सामान्य सामूहिक रूप से भाग लेंगे। उसका मानना है कि इससे नंद वंश के संहार के बाद जनता के मन में उत्पन्न अभावों को दूर किया जा सकेगा। आइए आगे देखते हैं। और जनता में नए शासक के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव उत्पन्न हो सकेगा। इसलिए वह कुसुमपुर नगर की अपूर्व सजावट के आदेश देता है। साथ ही इस महोत्सव पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन स्वयं करना चाहता है। मतलब इस पे जो खर्च आएगा वो चंद्रगुप्त खुद अपने से करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि जनता पे इसका बोझ दे दिया, क्योंकि जनता का प्रेम पाना चाहता है चंद्रगुप्त। तो जो वहाँ मतलब जो व्यय खर्च होगा, जो धन खर्च होगा, वह स्वयं ही करना चाहता है। आइए आगे देखते हैं। समाहर्ता वसुगुप्त इस अवसर पर राजनर्तकी के नृत्य के आयोजन का प्रस्ताव रखता है, जिसे चंद्रगुप्त स्वीकार कर लेता है और सुंदरी नर्तकी अलका को देखना चाहता है। यशोवर्मन संकेत देकर चंद्रगुप्त को सावधान करना चाहता है कि विलासी नंदवंश की राजनीति में राजनर्तकी अलका की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए यशोवर्मन जो संकेत देता है चंद्रगुप्त को कि अलका जो है नंदवंश की राजनर्तकी थी, तो उससे आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपको ये मारने का भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किंतु नंद के आश्रितों के साथ सहानुभूति व्यवहार करके चंद्रगुप्त जनता का विश्वास जीतना चाहता है। यशोवर्मन फिर भी कहता है कि नृत्य समारोह में आचार्य चाणक्य की उपस्थिति आवश्यक है। सम्राट की आज्ञा से अलका नृत्य और गीत प्रस्तुत करती है। चंद्रगुप्त नृत्य से प्रसन्न होकर अपने गले से मोतियों की माला उतारकर अलका को पुरस्कार देना चाहता है, किंतु उसी समय चाणक्य का आवागमन होता है और वह घोषणा करता है कि पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। साथ ही वह चंद्रगुप्त को सावधान करता है कि वह यह न समझे कि समस्त विरोधों का अंत हो चुका है। मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त को कहना चाहता है कि आप ये मत समझिए कि समस्त विरोधी जो है खत्म हो गया है, अभी भी आपका कोई ना कोई विरोधी है। तो आइए आगे का टर्म समझते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए अंत हो चुका है। तभी चाणक्य अपने साथ आए सैनिकों को आदेश देता है कि राजनर्तकी अलका तथा समाहर्ता वसुगुप्त को बंदी बनाया जाए। चंद्रगुप्त, वसुगुप्त और अलका के विरोध के बावजूद वे बंदी बनाए जाते हैं। चाणक्य सूचना देते हैं कि कुमुदी महोत्सव की घोषणा रद्द कर दी गई है। चंद्रगुप्त इसे राज मर्यादा की अवहेलना मानता है। चंद्रगुप्त जो है इसे लगता है कि जानबूझ के चाणक्य इसे मतलब राज मर्यादा का अवहेलना कर रहा है। देखिए आगे, किंतु चाणक्य का मत है कि यह राज आज्ञा किसी मचले हुए बालक की हट की तरह है, और यदि कोई बालक हट करके आग पकड़ना चाहता है तो उसे आग पकड़ने की सुविधा नहीं दी जा सकती। मतलब चाणक्य भी समझाने में तो तत्पर थे, क्योंकि चाणक्य इतना बुद्धिमान था कि उसने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा था जो राजनीतिक पे आधारित था। अर्थशास्त्र ऐसा न मत समझिए कि ये अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था पे है, नहीं, ये राजनीतिक पे बहुत ज़्यादा समझदार था उस टाइम का यह व्यक्ति। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त समझता है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त के आनंद और ऐश्वर्य से ईर्ष्या, चंद्रगुप्त समझ रहा था कि जो वो कर रहा है उनके ऐश्वर्य से चाणक्य ईर्ष्या कर रहा है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त को अपनी
शौर्य और पराक्रम पर अत्यधिक विश्वास है। आगे कर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए वह चाणक्य का अपमान कर देता है। चाणक्य महामंत्री पद से त्यागपत्र देता है और सम्राट द्वारा दिया गया अस्त्र फेंक देता है, किंतु इसके बाद भी वे चंद्रगुप्त को चेतावनी देते हैं कि कौमुदी महोत्सव के माध्यम से चंद्रगुप्त अमंगल को निमंत्रण दे रहे हैं। वे अपना शत्रु और मित्र पहचानने में भूल कर रहे हैं। शत्रु के गुप्तचरों और विष कन्याओं पर भरोसा करके शीघ्र ही अपना अंत बुलाना चाहते हैं। देखिए विष कन्या जो है ये कौन थी? ये अलका थी, जो डांस नृत्य कर रही थी, वही थी। और ये चाहती थी कि चंद्रगुप्त को काट ले और वो विष उसके शरीर में चल जाए और चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाए। तो वहाँ पे यही समझा रहे हैं चाणक्य कि आप ये जो कर रहे हैं ये अमंगल का आप निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अंत बुलाना चाहते हैं, किंतु चंद्रगुप्त इसे अब भी चाणक्य के आइए आगे देखते हैं अविश्वासी स्वभाव का भ्रम मानते हैं और कहते हैं कि यदि वसुगुप्त और अलका पर लगाया गया लांछन झूठ निकला तो सम्राट अपने महामंत्री चाणक्य को भी दंड देने में न चूकेंगे। अंत में चाणक्य सिद्ध कर देते हैं कि अलका विष कन्या है और वसुगुप्त नंद के मंत्री राक्षस का गुप्तचर। देखिए राक्षस जो है नंद वंश का जो महामंत्री है वो है, उन्हीं का गुप्तचर है वसुगुप्त। देखिए आगे, राक्षस ने वसुगुप्त के सहयोग से विष कन्या का प्रयोग करके चंद्रगुप्त का जीवन समाप्त करने की योजना बनाई है और चंद्रगुप्त असावधान होकर अपने अंत को निमंत्रण दे रहा है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए अलका द्वारा चखी हुई मदिरा का वसुगुप्त को जबरदस्ती पान कराया जाता है। मतलब कि अलका जो चखी हुई मदिरा जो है, मदिरा चखी और उसे वसुगुप्त को चखने के लिए बोलता है, वो नहीं चखना चाहता है तो जबरदस्ती उसको चखाता है, तो जिसके कारण वसुगुप्त तुरंत मर जाता है क्योंकि उसमें विष रहता है। अलका चंद्रगुप्त के पैरों में विष दंत चुभाकर उसे मारना चाहती है, किंतु चाणक्य चंद्रगुप्त को सावधान करके बचा लेते हैं और मंत्री पद त्याग कर तुरंत ही तपोवन में जाना चाहते हैं, किंतु चंद्रगुप्त के अनुरोध करने के पश्चात वह जाने का निर्णय बदल लेते हैं और साथ ही यह घोषणा भी करते हैं कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए दूसरा प्रश्न ये है, भैया एक्सप्रेस कहानी का सार संक्षेप में लिखिए। तो भैया एक्सप्रेस कहानी जो है इसका सार संक्षेप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसका सार समझते हैं कि इस कहानी में क्या क्या है। देखिए भैया एक्सप्रेस प्रतिष्ठित कथाकार अरुण प्रकाश की कहानी है। यह कहानी 90 के दशक में पंजाब में जारी आतंकवादी घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। जर्नैल सिंह भिंडरवाले की अगुवाई में कई आतंकवादी कार्रवाइयाँ पंजाब, दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में घटित हो रही थी। जगह जगह बम विस्फोट किए जा रहे थे, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही थी। इस घटना में कुछ महीने बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस हत्या की प्रतिक्रिया में दिल्ली और दूसरे कई शहरों में सिख समुदाय पर हमले किए गए, जिसमें हजारों सिख मारे गए। यह कहानी उन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। कहानी का आरंभ एक 18 वर्षीय लड़के रामदेव के
रेल के आरक्षित डिब्बे में चढ़ जाने से होता है। जब रामदेव डिब्बे के अंदर आता है, देखिए ये कहानी का मोटा मोटी यदि आप थीम समझना चाहते हैं, देखिए रामदेव जो है उसका भाई उसका भाई का नाम है, उनका भाई का नाम है विष्णुदेव, जो अपने आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होकर वो बिहार यूपी के साइड रहता था। वो कमाने के लिए पंजाब गया हुआ था, तो उसका घर का आर्थिक स्थिति खराब वजह से, तो उस टाइम जो है आतंकवादी घटना ज़्यादा हो रहा था दिल्ली पंजाब के इधर। तो वहाँ पे कई महीने से जो है विष्णुदेव अपने घर पे पैसा और कोई भी चिट्ठी नहीं भेज रहा था। तो लगभग 5-6 महीना हो गया था। तो उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए। तो उसकी माँ जो है विष्णुदेव की माँ की मतलब बहुत लोगों को कहा कि आप जाइए मेरे बेटे को ढूंढ के लाइए। तो कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी घटना ज़्यादा हो रहा था। तो उसका छोटा भाई रामदेव है, वो उसे खोजने निकलता है। देखिए खोजने निकलता है तो यहाँ से कहानी आरंभ होता है। तो आइए देखते हैं इसको। मोटा मोटी आप यही समझिए कि रामदेव जो अपना भाई खोजने के लिए निकला हुआ है, तो उसे लोगों की गालियां सुननी पड़ती है। वो जो है आरक्षित मतलब रिजर्वेशन बोगी में घुसता है, तो वहाँ के जो लोग रिजर्वेशन करवाए हुए थे तो उन्हें गाली देता है। क्योंकि देखिए रामदेव उसमें इसलिए घुसा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। इसी की वजह से वह जनरल में उसको सीट नहीं मिला होगा, तो वह रिजर्वेशन में घुसा। रिजर्वेशन के लोग उसे गालियां दे रहे थे। आइए आगे देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूरी के लिए दिल्ली, पंजाब आदि इलाकों में आने वाले युवाओं को प्रायः भैया कहकर बुलाया जाता है। देखिए जो यूपी बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं, जो युवा, तो उन्हें अदर कोई कई स्टेट के लोग उन्हें भैया कहकर पुकारते थे। इस भैया कहने में एक तरफ की हिकारत की भावना भी झलकती है। यह हिकारत सिपाही से अंग्रेजों में प्रश्न पूछने वाली उस औरत में भी व्यक्त हुई है जो रामदेव को देखकर पूछती है, इज ही ए भैया। मतलब एक औरत रामदेव से पूछती है, क्या आप भैया हैं? यानी कि उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपी बिहार से हैं? ठीक है। तो देखिए आगे। 18 साल का सांवले रंग का रामदेव पहली बार अपने जिले से बाहर अपने बड़े भाई विष्णुदेव की तलाश में निकला है। विष्णुदेव पंजाब में मजदूरी के लिए गया हुआ है। उसके पिछले 4 महीने से कोई खबर नहीं है। वे न पैसे भेज रहा है और न ही कोई चिट्ठी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए पंजाब के हालात के कारण कोई भी विष्णुदेव को खोजने के लिए जाने को तैयार नहीं है। इसलिए विष्णुदेव की मां को विवश होकर अपने छोटे बेटे रामदेव को ही भेजना पड़ता है, जिसकी 10वीं की परीक्षा अभी ही खत्म हुई है। विष्णुदेव का विवाह कुछ अरसा पहले ही हुआ था, लेकिन इस विवाह ने घर पर कर्ज बढ़ा दिया है और उसी कर्ज को उतारने के लिए विष्णुदेव को पंजाब आना पड़ा। अब विष्णुदेव का गौना भी होना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए रामदेव की पहली लंबी यात्रा है। आसाम मेल पकड़कर वह दिल्ली आया है और अब यहाँ से उसे अमृतसर जाना है। उसके पास अपने भाई को खोजने का एकमात्र सहारा वह पता है जो भाई ने चिट्ठी में लिखकर भेजा था। अमृतसर के पास अटारी स्टेशन से 2 मील दूर गांव रानीके में सरदार इंदर सिंह के खेतों पर विष्णुदेव काम करता था। रामदेव काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए रानीके गांव पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात सरपंच स्वरूप से होती है। स्वरूप उसे इंदर सिंह के घर ले जाते हैं, लेकिन इंदर सिंह नहीं मिलता। उसकी पत्नी मंजीत कौर मिलती है। वह बताती है कि इंदर सिंह किसी काम से अमृतसर गया है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए मंजीत कौर यह भी बताती है कि
विष्णुदेव उसके यहाँ काम करता था, लेकिन वह 3 महीने पहले काम छोड़कर कपूरथला चला गया था। मंजीत कौर को इससे ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण रामदेव के पास इंदर सिंह का इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसके पास सिर्फ 200 रुपये बचता। रामदेव के पास सिर्फ जो है 200 रुपये बचता है। वह इसके सहारे अपने भाई को कैसे ढूंढेगा? आइए आगे देखते हैं। देखिए, वह रोने लगता है। सरपंच स्वरूप उसे सत्तावना देते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। वह वहीं खा पी कर रात गुजारता है। दूसरे दिन इंदर सिंह आता है तो वह भी वही बात दोहराता है, लेकिन स्वरूप को इंदर सिंह की बात पर विश्वास नहीं होता। वह उस पर जोर डालता है कि सच सच बतलाए कि बात क्या है। विष्णुदेव जिंदा है या मर गया? उनके बीच कहासुनी भी होती है। आखिरकार मंजीत कौर से नहीं रहा जाता और वह विष्णुदेव का सामान जो एक झोले में होता है लौटाते हुए बताती है कि विष्णुदेव दुनिया में नहीं रहे, अब जो उसका मृत्यु हो गया। कैसे हुआ है वह भी बताती है इंदर सिंह की पत्नी। देखिए, नहीं रहे। विष्णुदेव घर वालों के लिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। विष्णुदेव घर वालों के लिए कपड़े लेने अमृतसर गया था। बस से लौटते हुए छेरहट्टा के पास एक जगह है, छेरहट्टा के पास बस रोककर मारपीट की गई और उसी में विष्णुदेव था, जिनकी मारपीट की वजह से इनकी विष्णुदेव की मृत्यु हो गई। इंदर सिंह रामदेव को 2000 रुपये देने का वादा करता है, लेकिन उसी समय अमृतसर और दूसरे शहरों में कर्फ्यू लग जाता है। कहानी में उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या और उसके बाद की हालात की ओर संकेत करता है। मतलब कहानी में ऐसा उल्लेख नहीं है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई, मगर मतलब इशारा करता है इसकी ओर। ठीक। इंदर सिंह के बेटे दिल्ली में है और वहाँ की खबरें डरावनी हैं। डरी हुई मंजीत कौर में रामदेव को अपनी माई नजर आती है। कर्फ्यू के कारण रामदेव को 12 दिन बाद ही उसे अमृतसर, आइए आगे देखते हैं, से दिल्ली की बस में बैठा दिया जाता है और रामदेव 2000 रुपये और विष्णुदेव का सामान लेकर रवाना हो जाता है। उसके सामने अपनी माँ, रामदेव के सामने जो है, जब वो घर लौट रहा था तो उसके सामने लग रहा था कि अपनी माँ और भौजी का रोता हुआ चेहरा आने लगता है। तो कहानी पे यहीं पे इनका सार समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।